नमस्कार आप सभी को। HCS इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 12 तारीख को एग्जाम है। चौधरी दिनेश सिंह, नमस्ते भाई। परविंदर कुमार, राम राम भाई। दलबीर सिंह नैन, नमस्कार जी। बिंदिया धीमान, नमस्कार डियर। राकेश गरेवाल, नमस्कार भाई। जितेंद्र मेहरा, राम राम भाई। अमित कौटिया, हेलो भाई। सुनील गुर्जर, नमस्कार भाई। लोहान राजेश, नमस्कार भाई। विक्रम सिंह, हेलो। रविंद्र मान, नमस्कार। सुखमीत, नमस्कार। जिमी चौधरी, नमस्कार। सुनील गुर्जर, कुंडू प्रदीप, दलबीर सिंह नैन, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। बस मुझे ये बता दो वीडियो एंड साउंड क्वालिटी अच्छी है तो हम स्टार्ट करते हैं। हिमांशी, नमस्कार डियर। अरविंद घनघस, नमस्कार भाई। क्या साउंड क्वालिटी और ठीक है? बिल्कुल। बिंदिया धीमान, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ALM का कब होगा जी? ये क्वेश्चन आपको HSSC और सरकार से पूछना चाहिए। हवा सिंह चौहान, नमस्कार भाई। जगबीर राठी, नमस्कार। रविंद्र मान, आर्ट एंड क्राफ्ट वालों पे भी बनाओ जी आगे भाई। आज HCS का है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सही आवाज आ रही है मेरी? दलबीर सिंह नैन, थैंक यू वेरी मच। काफी लोग जुड़ गए हैं और अब हम आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफी टाइम से मैं इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब HCS फाइनल हो जाए कि यस अब पेपर हो रहा है। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से सबकी एक बार अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट। लाइक वी हैव एक वीक बचा है, तो अब क्या करें? ये एग्जाम सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं करता है। ये एग्जाम ना आपकी विवेक, धैर्य, ये भी चेक करता है। आप ना एग्जाम का स्तर देख के कि भाई बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं क्लास 1 क्लास 2 के लिए जा रहा हूं, तो पैनिक मत करना। यहां से बहुत शांत और कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम होता था तो रात भर मैं थोड़ी एंग्शियस रहती थी, नींद मुझे कमी आती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा बहुत बड़ा दिन है, कल मेरा एग्जाम है। किसका? HCS का, राइट। सुबह जाके मैं थोड़ी नॉर्मल होने लगती थी, मेडिटेट वगैरह करती थी। क्लासरूम में बैठ के आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने आप को एक बार बार मैं खुद ही इंस्ट्रक्शन देती थी दैट श्वेता, तुमने ये अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी पढ़ा है। जो भी एग्जामिनेशन में आएगा, जो भी प्रश्न आएगा, वो शायद मैंने इस बार ना पढ़ा हो, लेकिन पहले जरूर पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ है तो मेरे माइंड में उसका आंसर है, तो मेरा माइंड उसका आंसर अपने आप निकाल के लाएगा। आज आपको बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज देना है अपने आप को। ये मैं मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं और बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, और ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, यही हमें मार देती है। ये जो एक एक दो नंबर का फर्क होता है ना, यही हमें मार देता है। यहां मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट पेपर बनेगा, 100 के 100 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, क्वेश्चंस में ये गलतियां करते हैं, आंसर की में ये गलतियां करते हैं, और हम लड़ते रहते हैं कोर्ट में, वो ठीक नहीं होती। तो आपको अपना मार्जिन इतना रखना है कि मान लो वो गलत क्वेश्चंस भी अगर ये हटा दें या उसके मार्क्स सबको दे दें, तो आपका इतना मार्जिन हो कि आप आराम से उसे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको अपने आप को काम रखना है, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ आपको पता है। यदि अभी नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ा था, पिछले साल पढ़ा था, आप अपनी जब एजुकेशन कर रहे थे तब पढ़ा था आपने, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक,
पैनिक मत करना। अब मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ पेन कॉपी लेके आप उसे लिख सकते हैं, पॉइंटर्स लिख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख के ना पॉइंटर्स पे चले जाना। जब नए चेयरमैन आए एचपीएससी के, बिहार से हैं वो, तो मुझे लगा क्योंकि बिहार का जो पेपर का स्टैंडर्ड है ना हमारे पेपर से बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा शायद एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर आएंगे इनके आने के बाद, शायद थोड़ा स्तर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण उसका ये है कि जो पीछे एचपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाए इन्हीं चेयरमैन के अंडर, साइंटिस्ट बी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हुआ 25 जुलाई को, इलेक्शन तहसीलदार का हुआ, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, वो क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए, तो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ना फैक्चुअल है। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन विच इज एनालिटिकल। एक भी एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस एचसीएस एग्जाम में मैं नील मान रही हूं। तो यहां बस आपका रट्टा थोड़ा देखा जाएगा, और रट्टा भी मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीजों का। किसी ने पूछा है सी सैट का बताओ मैम, सी सैट क्वालिफाइंग है 33% आपको लेने हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो आप ले लोगे। तो सी सैट के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जीएस के पेपर की डिस्कशन करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस के 3 स्तर होते हैं, इजी फैक्चुअल्स, मीडियम फैक्चुअल्स, डिफिकल्ट फैक्चुअल्स। एचपीएससी का जितना क्वेश्चन डेटाबेस है, जैसे हम क्वेश्चन पेपर्स पीछे देखते आ रहे हैं, ये इजी फैक्चुअल्स देते हैं, और इजी देखते ही आप लोगों को इजी नहीं होना है खुद, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। आप इजी क्वेश्चंस देखते हैं, आप पहला पढ़ते हो, अरे वाह फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, तो आपको जो फिफ्थ नहीं आता है ना, वो आप अपने कॉन्फिडेंस में गलत कर दोगे, या सिक्स्थ जो आता होगा ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दोगे। वो सिली मिस्टेक्स हैं, ये सिली मिस्टेक, एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी, एक भी, मतलब एक का भी स्कोप नहीं है हमारे पास, नहीं करना है। सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चंस जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उन चीजों के ऊपर। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पोर्शन है, ये 40 से 45 क्वेश्चंस लेके जाता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बाद में बात करेंगे, अक्षय चौधरी जी, एचसीएस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 40 से 45 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट के आएंगे। साइंस के 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 से 15 हरियाणा के रहेंगे, 12 से 15 कन्वेंशनल जीके रहेगा, 8 से 10 करंट रहेगा, 7 to 8 इकोनॉमी। ये मोटा मोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो रहेगा। सबसे कम आते हैं करंट एंड इकोनॉमी के हमारे हरियाणा में। उसी हिसाब से आप अपनी रिपीटेशन करना, या जो आपका पोर्शन कमजोर है वो आपको करना है 1 वीक के अंदर अंदर। लास्ट टाइम ना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे क्वेश्चन पेपर में, तो इस टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई और पोर्शन बढ़ा दें, हिस्ट्री बढ़ा दें या पॉलिटी बढ़ा दें, इट माइट बी पॉसिबल, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसे कोई क्वेश्चन है जो आप एनवायरनमेंट का भी मान सकते हो, आप बॉटनी का भी मान सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप ज्योग्राफी का भी मान सकते हो, आप जीके का मान सकते हो, ऐसी चीजें भी रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मतलब किसी ने नहीं पढ़े होते हैं, जो मतलब बिल्कुल ऊट पटांग होते हैं, बिल्कुल मतलब उसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। जैसे कि हरियाणा कांस्टेबल में पूछा था कि सांड की नाक में कौन सी उम्र में छल्ला पहनाया जाता है, तो वो वैसा क्वेश्चन था जो सिर्फ और सिर्फ एक वेटरनरी स्टूडेंट ही क्लियर कर सकता है। उसका भी पक्का नहीं पता मुझे क्लियर कर सकता है कि नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मतलब आप ऑमिट करके चलो कि अब क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का नहीं रहा, अब 99 क्वेश्चंस का हो गया। एनीवेज लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। हिस्ट्री में आपको रिपीटेशन में कहाँ जाना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जितनी टेबल्स बनी हैं आपकी जीके की बुक में, जितना हाईलाइटेड पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना ही है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना? सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दोबारा रिपीट कर लो। क्रोनोलॉजी आपको पूरी आनी चाहिए। एक ना शुरू में टेबल है हिस्ट्री में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न की, तो वो जो टेबल है ना उसको अच्छे से मैं कहूंगी रट लो, या उसको बार बार पढ़ लो। डेली एक रीडिंग दे दो अगले 7 दिन तक। एंशियंट की पूरी क्रोनोलॉजी, मेडिवल की पूरी क्रोनोलॉजी और मॉडर्न की पूरी क्रोनोलॉजी। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे फिर हिस्ट्री का। आप 70% 80% क्वेश्चन ऐसे क्लियर कर देंगे आप अगर ये क्रोनोलॉजी पूरी पूरी पढ़ लेते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको ये क्रोनोलॉजी पढ़नी है। रेबेलियंस,
मोटी मोटी आपको सारी सारी स्टोरीज पता चल जाएंगे, यू विल बी एबल टू क्लियर द हिस्ट्री पोर्शन। देन ज्योग्राफी में आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना, ये इंडिया के और वर्ल्ड के आपको करने हैं। मिनरल्स के हो गए, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन के जो डाटाज हैं वो चेंज हो चुके हैं, आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक, मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कार्डामोम कहाँ मिलती है, कार्डामोम हाईएस्ट। लौंग कहाँ मिलती है, लौंग का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। पिछली बार चिली पूछा था, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो चुके हैं, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो गूगल करो, ब्लैक पेपर कहाँ पे मिलता है, गूगल करो। सूखे मसाले कहाँ मिलते हैं, गूगल करो। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, और वीट सबसे ज्यादा कंज्यूम कहाँ होती है, बायर कौन है लार्जेस्ट। फ्रूट्स का कौन है, वेजिटेबल्स का कौन है, ये सब आपको करना है। ठीक, उसके बाद आपको मिनरल्स में कोल एंड आयरन का जैसे प्रोड्यूसर है चाइना, एल्यूमिनियम का जैसे प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, राइट, वी नो दिस। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, हम पढ़ते आए हैं ना। लेकिन अब आप गूगल करना, इंडिया चेंज हो चुका है, अब कोई और है। इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। ऐसे टिन का मलेशिया होता था, लेकिन अब कोई और है, तो वो गूगल करना, आपको पता चलेगा कौन है। तो ये चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे करनी है। आप जो थ्योरीज है ना, कि जियोमॉर्फोलॉजी की जो थ्योरीज है, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, ये किसने दिया, ये सब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आपको लास्ट मोमेंट पे ये नहीं करना है, ये सारी चीजें आप इजीली बता दोगे। आप रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, इजी क्वेश्चन से आप इजीली बता देंगे। लेकिन जो ये बोल रही हूँ ना, ये प्लीज दोबारा एक और बार रिपीट करना, क्योंकि यही कंफ्यूजन कर देते हैं। वहां हम सोचते रहते हैं, अरे ये पढ़ा तो था, पढ़ा था, और पढ़ा भी था तो हमने उसको रॉन्ग पढ़ लिया है, क्योंकि अब गूगल में वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब गूगल बता देगा आपको, वो सारे के सारे हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स चेंज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स कहाँ है, हम कोलार, हट्टी माइंस, ये सब कुछ पढ़ते थे। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स फॉर फ्यूचर, आप सुन के हैरान होंगे, बिहार में है। तो ये सारी चीजें आपको गूगल करनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है, राइट। अब उसके बाद हाँ, आपको पॉलिटी में क्या करना है। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स की जो लिस्ट है, जो पूरी आर्टिकल 1, 2 शेड्यूल्स वगैरह, ये सब पढ़ने हैं। ये सब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पीछे पार्ट 1, पार्ट 2 सब कुछ, अमेंडमेंट सारी की सारी, ये सारी लिस्ट बार बार पढ़ लो। मैं कह रही हूँ जो एक क्रोनोलॉजी है, जो ये इनकी लिस्ट है, रोज एक रीडिंग दे दो। आर्टिकल्स अगर आप ये सब पढ़ते हो, ये क्रोनोलॉजी, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, ये सारे पढ़ते हो, आपका 60 to 70% पॉलिटी आप यहाँ से कवर कर देंगे। हम मेन ना वो फैक्चुअल भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं, अरे इलेक्शन का आर्टिकल तो था, कौन सा था, मतलब ये इजी है, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, बट देन ऑल्सो आप समझ ही गए होंगे। मैंने बताया भी था कि आपको एक टेबल भी बनानी है कि प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है, किन किन को रिमूव करता है, गवर्नर किन किन को अपॉइंट करता है, किन किन को रिमूव करता है, कहाँ, ऐसे ये सब चीजें आपको, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक टेबल बना लो और ये फटाफट हो जाएंगी, और बाकी पॉलिटी में कुछ बचता ही नहीं है। बाकी पॉलिटी यू विल बी एबल टू सॉल्व, कुछ नहीं है उसके अंदर, सारा मेन इसी के अंदर है, फैक्चुअल यही है, बस ये कर लिया, फिनिश। देन उसके बाद हाँ, हाईलाइटेड पोर्शन मैं बोल रही हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन एक बार निकाल लेना, जो ल्यूसेंट की छोटी वाली बुक आती है ना, छोटी वाली, उसमें हाईलाइटेड पोर्शन और टेबल्स, हाईलाइटेड पोर्शन, टेबल्स, बस ये करना है। अच्छा, जो हरियाणा का स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें से मैं बोल रही हूँ कि 12-13 क्वेश्चन हरियाणा के आएंगे, उसमें से 7-8 क्वेश्चंस में मान के चलो इजी आएंगे बहुत। तो इजी क्वेश्चंस होंगे, एवरीबडी विल बी एबल टू सॉल्व देम, सब उनको सॉल्व कर पाएंगे मान के चलो। तो आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए सबके ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा करना है उसके लिए। आप जैसे नायब तहसीलदार का यदि किसी ने पेपर देखो, इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है इन दी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जब से हरियाणा बना है वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप उसको उठा के देखो, जब भी क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा, डिफिकल्टी ऑफ ये क्या कहते हैं, सिलेक्शन इन एग्जामिनेशन बढ़ जाएगा।
वो जब भी क्वेश्चन पेपर मुश्किल होगा तो इंटेलिजेंट बच्चा सिलेक्ट होगा, जो द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा है। जब भी इजी क्वेश्चन पेपर होगा ना तो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन पेपर देख के बिल्कुल भी इजी नहीं होना है। खैर, तो 7-8 इजी क्वेश्चन आएंगे, जो उसके ऊपर डिफिकल्ट होंगे वो करंट वाले होंगे, उसके ऊपर हम आते हैं क्या करना है हमने। बाकी जो जनरल करंट है उसमें मान के चल रही हूँ, जैसे कोरोना का है, अब कोरोना काफी हमारे महामारी रही है पीछे, तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उन्हें पढ़ के जाइए। आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? जो बायोलॉजी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो उसे क्लियर कर पाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप पढ़ो कि आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। और ये रेट्रोवायरस करता है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? वायरसेस क्या होते हैं? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था बार बार, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि ये क्वेश्चन मैं बताऊं, शायद आ जाए किसी भी क्वेश्चन पेपर में, कि आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ये चीज। और कैस्पिड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होल्ड करके रखता है ना, उसको कैस्पिड बोलते हैं। तो ये वायरसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। ओलंपिक्स अभी हुए हैं, ओलंपिक्स का आप थोड़ा पढ़ के जाना, ओलंपिक्स का। उसके बाद जो कन्वेंशनल जीके है उसमें यूएनओ की जो लिस्ट है, जो WTOs हैं, IMFs हैं, उनके नीचे हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंसेस कब बने, कब आई, ये सब कुछ। उसके बाद लास्ट टाइम ना बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ 4, यहाँ पे कुछ 4, उनको सब मैच करना था, तो उसमें भी देखना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, लास्ट टाइम फोबियाज भी पूछे थे, फोबियाज की लिस्ट थी एक, फोबियाज की, ये वाला फोबिया क्या होता है, ये वाला फोबिया क्या होता है, वो जनरल देख लेना। उससे पहले ना बैंक की लाइंस थी, बैंक की टैग लाइंस थी इंश्योरेंस की, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ICICI क्या बोलता है, SBI क्या बोलता है, सेंट्रल बैंक की कोई होगी, ये सब, ये भी एक बार पढ़ लेना, एक नजर में से निकाल लेना इसे भी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वरुण मैत्री, ये सब पढ़ना प्लीज। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी ये पूछते हैं। डेज, ये इनका फेवरेट एक क्वेश्चन होता ही होता है डेज के ऊपर। एनवायरनमेंट डे कब आता है, स्पोर्ट्स डे कब आता है, योगा डे कब आता है, तो वो डेज वाली लिस्ट करके जाना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें से। आज तक तो इन्होंने उस क्वेश्चन को कभी छोड़ा है नहीं, तो एक क्वेश्चन मैं मान के चल रही हूँ वहां से आएगा। अन्नी हैज गिवन द राइट आंसर, यस, वायरसेस के बारे में। इंडेक्सेस पढ़ने हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर वाली, करप्शन परसेप्शन वाली, ये सब आपको पढ़नी है। इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या चल रही है, बढ़ी है, कम हुई है, ये सारी आपको पढ़नी है। देन रेवोल्यूशंस, पिंक, वाइट, येलो, गोल्डन, ये सब ब्लू, ये सारे रेवोल्यूशन। एक जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो किसी बुक में कहीं पे भी नहीं देते हैं, कहीं पे भी नहीं बताते हैं, वो है आपका हरियाणा से रिलेटेड जो पोर्शन होता है ना। कई सारी यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं और जैसे पोर्टल्स हैं, हैफेड हो गया, हार्ट्रॉन हो गया, हार्को बैंक हो गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कब आया था, जैसे ये कब आई थी, हरेरा, हरियाणा रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, हरेडा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी हरियाणा की, हर समाधान पोर्टल हो गया, सरल पोर्टल हो गए। नाम ये याद रखो, और इससे रिलेटेड हरियाणा के जितने पोर्टल सब कुछ है, प्लीज उन सब के बारे में पढ़ के जाओ कि ये क्या है और ये कौन सी तारीख को है। एग्जैक्ट तारीख याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हरियाणा समथिंग ये कब बना था, 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, या तो ऐसे होंगे, या होगा 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, या ईयर चेंज कर देंगे 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है, और इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे किसी स्टडी मटेरियल में, आई डोंट थिंक सो कि मिलने वाला है।
अ, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, ये अपनी तरफ से गूगल करना, पढ़ना। और एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट बता रही हूं मैं, वो है हरियाणा सीएम ऑफिस .gov.in। हरियाणा सीएम ऑफिस .gov.in, उसमें पढ़ना जरूर। वो पूरी वेबसाइट अच्छे से एक बार पढ़ लो। उसके अंदर अचीवमेंट्स वाला एक कॉलम है, ठीक है। अचीवमेंट्स वाले कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड अचीवमेंट्स जो हरियाणा गवर्नमेंट की है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड यूथ से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, पावर जनरेशन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड, मतलब कई सारे हेड्स हैं। और उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद अपनी अचीवमेंट्स लिख रखी हैं। कृपया उन सब अचीवमेंट्स को आप एक बार गो थ्रू कर लें, उसके अंदर से चले जाएं, आपको पता चल जाए इन्होंने क्या क्या किस किस चीज में किया है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको वहां से 1 और 2 क्वेश्चंस आने चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप उसमें से गो थ्रू होना। और हर एक चीज की जो ये हर समाधान और ये सब मैंने बताया, हरेड़ा, हरेरा, हरसंभ, HSVP, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हेफेड वगैरह, इन सब की एग्जैक्ट डेट्स, ये करते क्या हैं, ये एक्ट कब पास हुआ और कब ये असली में एजेंसी या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो रियलिटी में आया, ठीक। बजट रिलेटेड क्वेश्चंस, बजट में मेन हेड्स पढ़ लेना। और इकोनॉमी में आपको क्या करना है, आपको ना जो लास्ट में 2 मार्कर्स होते हैं ना, 2 मार्कर्स, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट, टर्मिनोलॉजीज जो रहते हैं, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये सब पढ़ लेना। ये 2 मार्कर्स हैं पीछे, बस इसे पढ़ लो। इकोनॉमी की वो होगी, रिविजन होगी। डोंट गो थ्रू दी थ्योरी अगेन, सारी की सारी कहानी हमने नहीं पढ़नी है। यदि कोई कहानी पढ़ने मतलब बहुत जल्दी पढ़ सकता है, कोई रिवीजन दे सकता है, उसको बिल्कुल करना चाहिए। मैं लास्ट मोमेंट बताना चाह रही हूँ, 2 मार्कर्स आपको करने हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है, बजट में दी होंगी सोशल सेक्टर की जो जो स्कीम्स हैं और जो जो अचीवमेंट्स हरियाणा सीएम ऑफिस की जो मैंने वेबसाइट बताई है वो, प्लस सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की और हरियाणा की स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ के जानी है, बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। अचीवमेंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ना नेगेटिव्स नहीं पूछते हैं, पॉजिटिव्स पूछते हैं मोस्टली, ऐसा रहता है। अच्छा जी, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़नी है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के, ब्रेटन वुड, IMF, वर्ल्ड बैंक के एटसेट्रा, कब कहाँ हेडक्वार्टर्स वगैरह सब पढ़ना है। ये इसको एक रिवीजन देनी है बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज वेबसाइट दोबारा बताना, दीदी संदीप मलिक जी ने लिखा हुआ है। वेबसाइट है हरियाणा CM office .gov.in, हरियाणा CM office .gov.in, ये पढ़नी है, ठीक है। साइंस के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है, वो पोर्शन कर देंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सब कर लेंगे। लेकिन जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट है ना, उनको यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें तुक्का क्या मारे, और चीजें तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, तो यहाँ क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ना स्पेसिफिक रोज की रोज अब 7 दिन तक MCQs इसके सॉल्व करो, 100 तीनों के, 100 बायोलॉजी, 100 हिस्ट्री, 100 फिजिक्स एंड 100 केमिस्ट्री। डेली ऐसे ऐसे 300 करने लग जाओ, 7 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। और MCQ सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि करके, बस ये नहीं कि कर लिया, याद भी होने चाहिए। याद आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब मैं आपको कहूं कि आप वायरस के बारे में पढ़ लो, पूरा आपने वायरस के बारे में पढ़ लिया, पूरी स्टोरी पढ़ ली, ठीक है। और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, या कैस्पिड क्या होता है, या वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या DNA होता है, RNA होता है, और आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने कहानी तो पूरी पढ़ ली, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद आपने मेन वो चीजें छोड़ दी, वो पढ़ी नहीं। तो आप कहानी छोड़ दो और पीछे जो 10 क्वेश्चन दिए होंगे ना वायरस के ऊपर, वो 10 क्वेश्चन पढ़ लो और उनको याद कर लो। उसका तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही करना। अब आपके पास कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है, और आप यू मस्ट नो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो कहानी, डिस्कार्ड दैट कहानी, रीड दोज 10 क्वेश्चंस, वही इंपॉर्टेंट है। और रीड में अगर मैं आपको बोल रही हूँ 100 क्वेश्चन डेली इसके कर लो, 100 इसके कर लो, 100 इसके कर लो, अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 100 पढ़ के भूल गए। 100 पढ़ो तो 100 यहाँ होने चाहिए, यहाँ बेशक टाइम लगाओ, करो उसे। उसके बाद कोट्स,
एक बार क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे प्रीलिम्स में, एमसीक्यूज क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें कोट्स पूछ ली। अब जो एक पॉलिटिकल साइंस का जो ज्ञाता है शायद वही उनको बता सकता था, या सोशियोलॉजी में किसी ने पढ़ रखा हो और कोई नहीं बता सकता, तो सबके लिए वो ना बड़ा अजीब सा हो गया कि भाई क्या इसमें जवाब दें, क्या तुक्का मारें। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो मेन से जैसे हुए हैं, फिलोसफर्स टाइप्स हुए हैं या सोशियोलॉजिस्ट वगैरह, पॉपुलेशन की थ्योरी वाले, जैसे मार्क्स की आप कोट्स पढ़ सकते हो, फ्रेडरिक एंजलिस की कोट्स पढ़ सकते हो, थोड़ी फेमस कोट्स जो उन्होंने बोल रखी हैं 5-5, 10-10, उनकी एक बार जस्ट ऐसे नजर मार लो कि मार्क्स वाइकिपीडिया पर पढ़ लिया, मार्क्स कोट्स देख लो और उसको गूगल पे खोल के एक बार जस्ट ऐसे रीड कर लो, अच्छा इन्होंने इसके ऊपर बोला था, अच्छा ही गेव दिस, अच्छा ऐसे। पॉपुलेशन थ्योरीज किसने दी थी, अच्छा इन्होंने दी थी, ओके। अच्छा फ्रेडरिक एंगलिस, वॉज ही फ्रेंड ऑफ मार्क्स, क्या उसके उनके फ्रेंड ही थे, अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, अच्छा ये डिफरेंस था। बस 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 मैं कह रही हूँ ये 10 मिनट का काम है, ये 10 मिनट शायद आपको काम आ जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज, जैसे डॉपलर्स इफेक्ट, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यू मस्ट नो दीज, आपको पता होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट क्या है, किसने दिया है, कौन था, आइंस्टाइन ने क्या दिया है, न्यूटन ने क्या दिया है। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं और हम ना आखिरी में कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे आइंस्टाइन ने क्या दिया था, अरे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है, अरे न्यूटन के 3 लॉज थे, सेकंड वाला कौन सा था। ठीक है ना, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब कुछ। डिजीजेस में आपको करनी है, वायरस कौन सी डिजीजेस करता है, बैक्टीरिया कौन सी करता है, फंजाई से कौन सी होती हैं, ह्यूमन में कौन सी होती हैं, एनिमल्स में, कैटल्स में कौन सी होती हैं, या क्रॉप्स में कौन सी होती हैं, हल्का सा नजर मार लो ना क्रॉप में भी। तो ये सब चीजें आपको करनी है, वायरसेस से डिजीजेस, बैक्टीरिया से, फंजाई से, ये सब, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये इजी है मेरे ख्याल से, ये 15-20 मिनट की बात है, हो जाना चाहिए ये। देन मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मैं तो सारी ये किंगडम्स, फाइलम, प्रोटिस्टा, मोनरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, रेप्टिलिया, मेमेलिया एंड एवरीथिंग, ये सब। तो इतना मेरे ख्याल अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। एक घटना चक्र आती है, घटना चक्र ना हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है, तो जिसने घटना चक्र कर ली है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने हर सब्जेक्ट का यदि उसमें से कवर कर लिया बहुत बढ़िया। वरना दिशा पब्लिकेशंस की एमसीक्यूज है, उसको हो सके तो इन 7 दिनों में पूरी कर लो, उसके एमसीक्यूज पूरे कर लो। ये टाइम मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि थ्योरी पढ़ने का नहीं है, ये टाइम फुल रीडिंग लेने का नहीं है, ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने का है। ये टाइम है कि आप जस्ट हाईलाइटेड पोर्शंस एंड टेबल्स करें, ये टाइम है कि आप बस क्रोनोलॉजीज पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ लें, अमेंडमेंट्स पढ़ लें, दैट्स इट। ये टाइम बस उसका है, ज्योग्राफी के डायग्राम्स देख लें, हाईलाइटेड पोर्शन देख लें, एंड देन कम स्ट्रेट टू दी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको डेली की डेली करने हैं, दिशा पब्लिकेशन पूरी कर दो, एमसीक्यूज उसके सारे के सारे कर लो। ठीक, करंट बिल्कुल वेरिएबल होते हैं, इनका करंट का हम गेस नहीं कर सकते हैं, जस्ट कोविड एंड आरटीपीसीआर एंड ओलंपिक, ये थोड़ा बहुत मैंने गेस किया है, वरना इनका ही नहीं पता, ये क्या पता करंट 2020 का पूछ लें, पिछले साल का पूछ लें, तो आइडिया नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, और 1/4 नेगेटिव होती है इसके अंदर, तो रिस्क लेना है, ऐसा नहीं कि 60 ही क्वेश्चन करके आए, ऐसा नहीं कि 70 क्वेश्चन करके आ गए, 70 में सिलेक्शन नहीं होगा, 100 में से यदि 70 क्वेश्चन करके आ गए, सोच रहे हो कि 30 क्वेश्चन में मेरे को नहीं आते, मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, ये वो, तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा ना अपना बुद्धि से काम लेना है। यदि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा तो कम अटेम्प्ट करना है, तब यदि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग मीन्स कि यदि आपका एक क्वेश्चन सही है
तो आप बराबर में 4 क्वेश्चन गलत करोगे ना तो वो नल्लीफाई होते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन यदि आप मान के चलते हो, इट मीन्स ल्यूसेंट कवर रिवाइज कर दें एक और बार, छोटी वाली ल्यूसेंट रिवाइज कर लो, एक दिन का काम है उसको रिवाइज करना। देन उसके बाद मैं बार बार कह रही हूँ क्रोनोलॉजीज कर लो, टेबल्स कर लो, हाईलाइटेड पोर्शन कर लो, दिशा पब्लिकेशंस एमसीक्यूज कर लो। मेरा पूरा वीडियो देख लेना, शुरू से मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं जो करने हैं आपको। उन क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, गूगल से देखना पड़ेगा, एक वेबसाइट बताइए उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हम आते हैं 10 क्वेश्चन यदि हैं तो 10 क्वेश्चन में से यदि आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं और 2 सही करते हैं तब आपका पूरा नल्लीफाई होता है। यदि 10 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन गलत कर दें और 3 सही कर दें तो भी आप पॉजिटिव में रहते हैं। तो रिस्क लेना है, ऐसी बात नहीं है। मैम क्या रीजनिंग पेपर फर्स्ट में हो सकता है? नो, नहीं होगा। पेपर फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में होगा, सीसैट में होगा। अच्छा, दूसरा मैंने बोला थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। चलो बायोलॉजी का ही उठा लेते हैं, जोलॉजी का उठा लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप उसकी पूरी पूरी थ्योरी पढ़ लो। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा इम्प्योर ब्लड हमारे यहाँ पे लंग्स में आता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर वो प्योर हो जाता है, फिर वो हार्ट में जाता है, फिर ये क्या कहते हैं 4 चैम्बर्स हैं, फिर बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब कुछ आपने सब कुछ पढ़ लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ये बताओ ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल कहाँ पे होता है, बाइकस्पिड वेल्व किस साइड होती है, किसके पेश में होती है, ऑरिकल वेंट्रिकल, क्या क्या जवाब दोगे आप? वहाँ टेंशन में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो दोबारा बोल रही हूँ कि ये सब पूरा पूरा पढ़ने के बजाय जो पीछे 10 क्वेश्चन होंगे ना उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर लेना, बस, दैट्स इट। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आपको ना ये यहां से शांत रहना है। अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस बोले होंगे आप एकदम से शायद पैनिक कर गए हो, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा। तो ये चीज हो सकती है और ये बहुत नॉर्मल है, सीरियसली बहुत ज्यादा नॉर्मल है ये चीज। तो घबराना नहीं है उस चीज में, आपको बस रिपीट करना है, आप बस जाओ। हमें ये लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ लिया, लेकिन असल बात ये होती है सबने नहीं पढ़ा होता है, कोई बिरला होता है जिसने सब कुछ पढ़ा होता है। तो ऐसे बिरले का तो सिलेक्शन होना ही होना है, लेकिन सीट्स तो बहुत ज्यादा है ना, तो आपका भी हो जाएगा। तो पैनिक नहीं करना, बस नॉर्मल रहना। और मैं ये एग्जाम नहीं दे रही हूँ, मुझे बार बार कुछ अभ्यर्थी बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ और उसके बहुत से कारण है। एक कारण ये है कि मुझे लगता है कि मेरे को शायद मैं उत्तीर्ण ना नहीं, कुछ परिस्थितियां हैं जो नहीं होने देंगी, ये एग्जाम मैं नहीं उत्तीर्ण होने देंगी, तो उस कारणवश मैं पीछे हट रही हूँ। ये मेरा क्या बोलूं, सपना था, तो था लगा दिया मैंने उसके पीछे, क्योंकि मैंने अपने पीछे ये दरवाजे बंद कर दिए हैं, मुझे इस तरफ नहीं देखना। तो ये सोच के ही कि मुझे अब इसकी तरफ नहीं देखना, इसलिए मैं इसमें आई थी। किसी ने लिखा क्या एचपीएससी यूपीएससी का अनुसरण कर सकता है इस बार? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले तीनों क्वेश्चन पेपर्स जो हमने पढ़े फैक्चुअल आए हैं, तो इस बार भी फैक्चुअल आएगा। डो नॉट एक्सपेक्ट एनालिटिकल फ्रॉम देम। इनका कुछ डेटाबेस है क्वेश्चन पेपर्स, वहां से ये लोग उठाते हैं और वहीं से ही आते हैं। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना, बहुत बढ़िया से पेपर देना, एग्जाम तो दें एटलीस्ट। संदीप मलिक जी, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है और उसके बहुत से कारण है। यदि आप राजीव वत्स को जानते हो, राजीव वत्स एक प्रोफेसर हैं, काफी अच्छे मित्र भी हैं मेरे। अपीयर हो ना हो मुझे नहीं पता उनका कि वो अभी अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ ना एक चीज बहुत बुरी होगी और आई फेल्ट वेरी बैड। बुरी एक्चुअली हम लोगों के साथ शुरू से होती चली जा रही है बहुत सारी चीजें, कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू में कितने नंबरों से रह रहे हैं? 1 नंबर से। इंटरव्यू में कितने नंबर से रह रहे हैं? 2 नंबर से।
तो ये बड़ा बुरा सा रहा कि क्या बीडीओ लगने लायक भी नहीं थे, बीडीपीओ क्या तहसीलदार लगने लायक भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं थे, लेकिन तो उनके साथ क्या हुआ कि जब वो एग्जाम में अपीयर हुए ना, उनका वो काफी तब आवाज वगैरह उठा रहे थे, सब कुछ है, वो ज्ञापन दे रहे थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे कोर्ट में, अपनी तरफ से अपने लेवल पे काफी कोशिशें कर रहे थे, और उन्होंने कुछ व्यवस्था में बदलाव भी लेके आया था। तो जब उन्हें इंटरव्यू में फेल कर दिया गया तो अखबार में लाइंस निकाली गई कि अपनी ही बनाई व्यवस्था में फेल हो गए राजीव वत्स। तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था उन्हें मलाइन करने के लिए। इंटरव्यू तक उन्हें पहुंचने दिया गया एंड देन उन्हें वहां वो फेल हो गए, और वो आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी आंसर कॉपीज जला दी गई हैं, बड़ा बुरा उनके साथ हुआ है, जबकि उनकी आंसर कॉपीज प्रिजर्व करने के लिए एसआईसी ने भी बोल दिया था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने। हाईकोर्ट में वो अर्जी लगा चुके थे कि मुझे डर है मेरी आंसर कॉपीज जला दी जाएंगी, लेकिन फिर भी उनकी आंसर कॉपीज जला दी गई, और कारण ये दिया गया कि गलती हो गई, गलती से जल गई, और फिर उनका मजाक उड़ाया गया न्यूज़पेपर्स में कि अपनी बनाई व्यवस्था में फेल हो गए राजीव वत्स। तो ये हिस्ट्री मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं, मुझे मौका नहीं देना। मैं मान चुकी थी कि मेरा सपना गया और मेरे पास अब नहीं बचा है ये, और गया तो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, अब इस दरवाजे को बंद करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं बस। तो अगर मैंने जो भी बताया कुछ अगर इसमें से आ गया, कुछ भी है, कोई मेरा भाई या बहन सिलेक्ट हो गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी, और पढ़ने वाला सिलेक्ट हुआ, अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुआ, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आज भी कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए, ग्रुप डी में भी हो जाए, और वो कहता है दीदी बस बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी वजह से ही हो गया या ये है, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मुझे लगता है जैसे मैं ही बन गई, तो मेरे लिए उतनी खुशी बहुत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर देना है, बहुत संयम से देना है, धैर्य से देना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ आपको सब पता है, आप बचपन से सब पढ़ते आए हो, आपकी जो माइंड के जो चैम्बर्स हैं, बहुत सारे जो नर्व सेल्स हैं जो इतने सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो जो एक्स्ट्रा पढ़ना है ओपन गूगल से पढ़ लो, और वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो पूरे अच्छे तरीके से। बिल्कुल अलर्ट रहना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल मतलब सुपर अलर्ट। इजी क्वेश्चन पेपर देख के इजी नहीं होना है, बिल्कुल डोंट गो इजी, बहुत बढ़िया से पेपर करना है, ठीक है। भगवान करे क्वेश्चन पेपर में एक भी गलती ना आए। आप लोग मुझे बिल्कुल भी उस दिन कॉल ना करो इस चीज को लेके कि क्वेश्चन पेपर में ये गड़बड़ होगी, ये क्वेश्चन गलत आ गया। इनफैक्ट आप मुझे कॉल करो कि मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हुआ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस मैं यही चाहती हूँ। हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को न्याय मिले, बस उसका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।